प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 समाज शास्त्र फाइनल ईयर के लिए जो बोर्ड की परीक्षा कक्षा 12 की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से, तो जैसा कि आपको बताता चलूं कि आपका जो सिलेबस है, इसमें यूपी बोर्ड ने 30% की कटौती कर दी है से 70% आपको तैयार करना है। 70% में क्या तैयार करना है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो समाज शास्त्र में 2 फैक्टर बनाए गए हैं। नंबर 1 के अंतर्गत हम चल रहे हैं इस समय। इसके पहले भारतीय समाज एवं उसका महत्व, ये चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, इस पर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, व्यक्ति पहले समाज का सदस्य होता है, उसके बाद फिर वो चाहे ईमानदार हो या झूठ बोलता हो, चोरी डकैती इत्यादि कुछ भी करता है, लेकिन होता समाज का ही है। तो समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, समाज की जब संरचना हुई तो इसकी जो इकाई होता है वह व्यक्ति होता है, इसलिए कि कई व्यक्तियों को मिला करके एक समाज का निर्माण किया जाता है और धीरे धीरे यही समाज आगे बढ़ता हुआ वो जनसंख्या के रूप में जाना जाने लगता है। इससे पहले समाज की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ती है, तो थोड़ा भारत की जनगणना कैसे हुई है, इस पर एक थोड़ा सा फोकस है। तो देखिए, भारत में सबसे पहली जनसंख्या जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस जनगणना में बहुत कमियां थी। इन कमियों को दूर करते हुए 1881 में समायोजित ढंग से लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई। ये जनगणना काफ़ी सुनियोजित ढंग से कराई गई और तब से ले कर के ये 21 तक 2011 तक की जो जनगणना हुई है, उस बारे में देखिए क्या कैसे अंतर रहा है, इसको समझ लीजिए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 12,108 करोड़ हो गई है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के बाद एक सुनियोजित नियमित जनगणना होती है, लेकिन भारत में जनगणना के समय पहले 14 प्रश्न पूछे जाते थे। अब क्या है, अब प्रश्नों की संख्या 29 हो गई है। हमारे देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये नहीं कहने का मतलब एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारे देश की जनसंख्या टॉप मोस्ट पर हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ का जो परिवेश है, पर्यावरण है, वह अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है।
यहाँ की जलवायु अन्य देशों से भी भिन्न है। खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि भी अन्य देशों से थोड़ा हट करके है। यहाँ कम उम्र में ही बालिकाएं यंग दिखने लगती हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है जनसंख्या वृद्धि में, बाल विवाह। भारत में वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल के इतिहास पर यदि नज़र डाला जाए तो भारत में एक समय था कि बाल विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता था। ऐसा हमारे उपनिषदों में लिखा गया है कि जितनी कम उम्र की कन्या का विवाह कर दिया जाए उतना ही ज़्यादा उसका फल मिलेगा। जैसे पुराणों में हमने देखा है, उदाहरण के रूप में पढ़ा है, उस समय बाल विवाह का इतना बड़ा महत्व था कि 8 वर्ष की कन्या का विवाह कर देने का मतलब है कि वह गौरी के समान होती थी। 9 वर्ष की कन्या का विवाह कर देना रोहिणी कहलाती थी, और इसके बाद 10 वर्ष की जो कन्या होती थी वह कन्या कहलाती थी। 10 वर्ष की कन्या यानी मात्र 10 वर्ष में ही कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह 10 वर्ष के बाद करता है, यानी जब वह रजस्वला हो जाती है, जब उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद यदि वो पिता अपनी कन्या का विवाह करता है तो वह उसका प्रति माह रुधिर पीने का दोषी होता है। ये हमारे पुराणों में बात कही गई है। तो जब बाल विवाह प्रारंभ हो गए तो स्वाभाविक सी है कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने से उनकी जो प्रजनन क्षमता होती थी वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अशिक्षा, इसलिए कि भारत की जनसंख्या 70% गांव में निवास करती है। जो रूरल एरिया में रहते हैं वह कम पढ़े लिखे होते हैं। वो ये चाहते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह यह चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारी कन्या का विवाह हो जाए, हमारी नाती का विवाह हो जाए, हमारे नातिन का विवाह हो जाए। इस उद्देश्य से कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। इसके आगे की जो बात फंसती है अशिक्षा, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं, विवाह का मतलब नहीं समझते हैं। बालिकाएं बिना विवाह का मतलब ही समझे उनका विवाह कर दिया जाता था। कुछ लड़कियां तो विवाह का अर्थ भी नहीं समझ पाती थी और विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। भाग्यवादिता, भाई ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके 6, 7, 8, 10 बच्चे हो गए हैं वो ये कहता है कि ये सब भगवान की देन है, यह सब भगवान दे रहे हैं। लेकिन ये मानसिकता गलत है। चाइना में जस्ट इसके अपोजिट है। वहाँ पर एक व्यक्ति के सिर्फ 2 संतानें हो सकती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। इसके अभी कुछ समय पहले वहाँ पर एक ही पुत्र या पुत्री को ही प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन वहाँ के संविधान में परिवर्तन हुआ और किसी भी व्यक्ति के अब 2 से ज़्यादा संतानें नहीं हो सकती हैं। जिस भी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा संतानें हो जाती हैं उसके ऊपर केस चलाया जाता था, यानी वो कानूनन सजायाफ्ता हो जाता था। लेकिन भारत में ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो चाहे जितने बच्चे हो जाएं सब भगवान की देन होती है। तो इस तरह से माल्थस ने भी कहा था कि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति उसे अपने ढंग से समायोजित करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रकृति की मेज है सीमित अतिथियों के लिए है। जो बिन बुलाए मेहमान आएगा वह भूखों मरेगा।
आज अगर देखा जाए इस संदर्भ में तो यह बात सत्य प्रतीत हो रही है। क्यों? चूँकि माल्थस ने कह दिया था कि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति उसे अपने ढंग से समायोजित करती है। भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कोविड-19 का असर देखिए, तो प्रकृति इसको अपने ढंग से समायोजित कर रही है। तो भारत में जो जनसंख्या है वह अगर देखा जाए तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ये पूरे देशों की जनसंख्या मिला दिया जाए तब इनकी जनसंख्या भारत के बराबर होगी। इतनी बड़ी हमारे देश की जनसंख्या है। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये स्थिति है हमारे देश की। तो इसमें माल्थस ने कह दिया था, जैसा कि हमने बताया कि प्रकृति अपने ढंग से समायोजित करती है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वह बहुत ही कम हो गई है। यानी शिशु मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में पैदा हुए जीवित बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इसमें माल्थस ने बताया है कि जनसंख्या दो प्रकार से बढ़ती है। वो कौन सी स्थिति है? देखिए, जनसंख्या दो प्रकार से बढ़ती है। पहला क्या है? गणितीय सिद्धांत से। गणितीय सिद्धांत। दूसरा है ज्यामितीय सिद्धांत। ज्यामितीय सिद्धांत। ये जो दो सिद्धांत हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, गणितीय सिद्धांत से क्या बढ़ता है और ज्यामितीय सिद्धांत से क्या बढ़ता है। गणितीय सिद्धांत क्या है? हमारा उत्पादन है। उत्पादन गणितीय सिद्धांत में कैसे उत्पादन हमारा बढ़ता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस क्रम में बढ़ता जाता है। लेकिन जो हमारी जनसंख्या है वह किस हिसाब से बढ़ती है? ज्यामितीय क्रम से। ज्यामितीय क्रम क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। यानी देखिए, ये ज्यामितीय क्रम है। इस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ती है और इस क्रम में हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो देखा जाए तो हमारे देश में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है उतनी हमारे यहाँ एक वर्ष में जनसंख्या बढ़ जाती है। और माल्थस ने ये भी कहा है कि 25 वर्ष में जो देश की जनसंख्या होती है वह दोगुनी हो जाती है। और आपको ये भी बताता चलूँ, वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? चीन की है। उसके बाद दूसरे पायदान पर भारत आता है। लेकिन आने वाले समय में अगर जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण न लगाया गया तो भारत
नंबर 1 पर हो जाएगा। सरकार ने इस पर कोई कानूनी रवैया अख्तियार करने का फैसला कठिनाई के साथ नहीं किया है। व्यवस्थाएं बहुत दी है, सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत दी है, प्रलोभन भी बहुत दिया है, लेकिन क्या है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ना ध्यान देने का एक कारण और है। भारत का जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है, यानी यहाँ पर पितृसत्तात्मक सत्ता पाई जाती है, यानी पिता से पुत्र को सत्ता हस्तांतरित की जाती है। तो प्रत्येक परिवार को एक वारिस चाहिए पुत्र के रूप में, यानी पुत्र एक चाहिए, चाहे 10 बच्चों के बाद ही उसका नंबर क्यों ना लगे। तो इस प्रयास में भी जनसंख्या बढ़ जाती है। जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं इसके पीछे नहीं भागते हैं, वह तो हम दो हमारे दो के सिद्धांत को अमल करते हैं और अपना जीवन एक तरह से संभाल करके रखते हैं। बच्चों की उचित पढ़ाई का भी प्रबंध करते हैं। अधिक बच्चे हो जाने से अव्यवस्था फैल जाती है घर में और उनका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता। तो जनसंख्या हमारी जो बढ़ रही है इस अनुपात में बढ़ रही है, उत्पादन हमारा इस अनुपात में बढ़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि खाद्यान्न की कमी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कृषियों में एक जो क्रांति आई है उसकी वजह से भारत में खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। हमारे देश से विदेशों को भी बासमती चावल और भी चीज़ें जो पेटेंट हैं सप्लाई की जाती है। एक समय ये भी था कि जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, हमारे देश पर चाइना और पाकिस्तान के आक्रमण हुआ करते थे, उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी होती थी। लेकिन कृषि क्रांति ने देश की स्थिति बदल दी है। एस स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य कर दिया है कि आज हमारे यहाँ खाद्यान्न को लेकर के कोई समस्या नहीं पैदा होती है। आप भी देख रहे होंगे कि सरकार फ्री में चावल और गेहूं का वितरण करवा रही है। ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारे ही देश में पैदा हुए जो अनाज हैं उन्हीं को सरकार ऊंचे दामों पर खरीद करके और फिर आपको वितरित कर रही है। तो ये सामाजिक संरचना के अंतर्गत जनसांख्यिकीय संरचना क्या है, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत की जनगणना कब से प्रारंभ हुई है, उसमें 2-4 सत्र दे देगा, 4 सत्र देगा, उसी में से आपको चयन करना है। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन एक और बनता है, भारत की सुनियोजित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो सुनियोजित जनगणना भारत की 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई। भारत में वयस्क मताधिकार अगर देखा जाए तो कब से प्रारंभ हुआ है? 1950 से। लेकिन वयस्क मताधिकार अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले फॉलो करने वाला देश न्यूजीलैंड होता है। तो इस तरह से जो जनसांख्यिकीय संरचना है उसके अंतर्गत कई कारण उत्तरदायी हैं और आज हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे पायदान पर है। तो ये आप इसका एक नोट्स बनाते चलें, जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप सुन करके जो इसमें एक क्वेश्चन टाइप आपको लगे, जैसे माल्थस ने क्या कहा है। माल्थस ने कहा है, यह प्रकृति की मेज सीमित
अतिथियों के लिए है। जो बिन बुलाए मेहमान आएगा उसे भूखों मरना पड़ेगा। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि यह किसका है, तो यह किसका है कथन? माल्थस का। तो आज आपको सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में बता रहे हैं। इसका जो शेष भाग है वह मैं अगले टर्न पर आपको बताऊंगा। आपको आवश्यकता इस बात की है कि इसको अमल में लाएं और सुन करके नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।